वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम वेक्टर की बात कर रहे थे। वेक्टर में हमने प्लाज्मिड को पढ़ लिया था। अब नंबर 2 पर वेक्टर में चलते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज की बात की जाए, ये होते क्या है बेसिकली? तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस है। क्या है? वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, जो बैक्टीरिया में डिजीज उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया फेज मतलब फेगस करना, उसको खत्म करना। तो वायरस ऐसे है, ये एक प्रकार के ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया पर डिजीज उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर डिजीज उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरियोफेज का यूज वेक्टर के रूप में भी किया जाता है। बैक्टीरियोफेज का यूज वेक्टर के रूप में भी किया जाता है। ये 10 से 25 केबी के डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। 10 से 25 केबी के डीएनए को, 10 से 25 किलो बेस पेयर के डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर बेसिकली कोस साइट या कोहेसिव साइट पाई जाती है। कोस साइट या कोहेसिव साइट पाई जाती है, जिसमें अगर मैं बैक्टीरियोफेज की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियोफेज है जो वेक्टर के रूप में यूज में लिए जाते हैं, उसमें पहला आएगा लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज। और दूसरा आएगा M13 बैक्टीरियोफेज। M13 बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइट्स और उसका डीएनए के बारे में। यहां पर भी हम पढ़ेंगे साइट्स और उसके डीएनए के बारे में। अगर मैं लैम्डा बैक्टीरियोफेज के साइज की बात करूं तो इसका साइज होता है 48.5 केबी के आसपास, जबकि M13 बैक्टीरियोफेज का साइज कितना होता है? 6.4 केबी के आसपास। 6.4 केबी के आसपास। ठीक है। अगर डीएनए की बात करूं तो लैम्डा बैक्टीरियोफेज का डीएनए कैसा होता है? यह होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कैसा है? लीनियर डीएनए। अगर मैं M13 बैक्टीरियोफेज की बात करूं तो यह है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। और बैक्टीरियोफेज कैसे वेक्टर है? एक्सप्रेशन वेक्टर है। एक्सप्रेशन वेक्टर है। ये क्लोनिंग वेक्टर भी है और साथ में क्या करते हैं? उसका एक्सप्रेशन भी करते हैं। तो कैसे वेक्टर है? एक्सप्रेशन वेक्टर। हमने 3 प्रकार के वेक्टर पढ़े थे, एक्सप्रेशन वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर और शटल वेक्टर। तो ये कैसा वेक्टर है? एक्सप्रेशन वेक्टर है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए प्रोटीन का पूल है। क्या है? प्रोटीन का पूल है। इसमें डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। उसी प्रकार यहां पर एक डिजायर्ड डीएनए होगा। सबसे पहले इस डीएनए को निकाला जाएगा और यहां पर कट लगाया जाएगा। जैसे ये एक डीएनए है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट यहां पर लगेगा, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से यहां पर भी कट लगाया जाएगा। ठीक।
क्योंकि उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्या होगी, रिकॉग्निशन साइट एक ही होगी। और यहां पर जो कट लगेगा वो स्टैगर्ड कट लगेगा, इस तरह से, इस तरह से। कौन सा कट लगेगा, स्टैगर्ड कट। जब स्टैगर्ड कट लगता है तो कैसे एंड बनते हैं, स्टिकी एंड बनते हैं। और इसी स्टिकी एंड को और क्या नाम दिया गया, कोहेसिव साइट, या इसे बोलते हैं शॉर्ट में कोसाइट। ठीक है, अब इसने डीएनए लाइगेज की सहायता से चिपकाया जाएगा। इस तरह से, और ये बन गया काइमेरिक डीएनए या सीएनसी डीएनए। कौन सा डीएनए ये, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, या इसे क्या बोलते हैं, काइमेरिक डीएनए। इसे होस्ट सेल में डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यहां पर जो डीएनए है, ये वाला डीएनए और जो डिजायर्ड डीएनए, इन्हें आपस में जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पर डीएनए को जोड़ने की बात करूं, या यहां पर जो वेक्टर था यानी जो बैक्टीरियोफेज था उसका जो डीएनए था, उस डीएनए को डिजायर्ड डीएनए के साथ जोड़ने की बात करूं तो उसको दो तरीके से जोड़ा जाता है। पहला मेथड है इंसर्शन, इंसर्शन मेथड, और दूसरा मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड। इंसर्शन मेथड की बात की जाए तो यहां पर बेसिकली क्या किया जाता है, यहां पर जो वेक्टर का डीएनए है यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए और जो डिजायर्ड डीएनए है, उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटा जाता है और बाद में इन्हें डीएनए लाइगेज की सहायता से वापस जोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है और उनकी रिकॉग्निशन साइट भी एक ही की होती है, तो आपस में जुड़ने में आसानी होती है। दूसरा तरीका रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, यहां पर दो रिकॉग्निशन साइट पाई जाती है, दो रिकॉग्निशन साइट पाई जाती है। जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए, यहां पर दो रिकॉग्निशन साइट है। रिकॉग्निशन साइट वो होती है जहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट लगाता है। मान लीजिए एक ये आगे एक ये, तो यहां पर जो डीएनए है वो 3 सेगमेंट में चेंज हो गया। कितने सेगमेंट में चेंज हो गया, 3 सेगमेंट में चेंज हो गया। बाद में ये जो टुकड़ा है, जो बीच वाला सेगमेंट है, इन्हें इसे अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां दोनों जगह से कट लग चुके हैं, तो इसे अलग करके यहां पर जो डिजायर्ड डीएनए है उसे ऐड कर दिया जाएगा। यहां पर जो डिजायर्ड डीएनए है उसको यहां पर ऐड कर दिया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो बीच वाला सेगमेंट था उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया डिजायर्ड डीएनए का। ठीक है, तो ये एक कौन सा रिप्लेसमेंट मेथड आ गया और ये इंसर्शन मेथड आ गया। जहां इंसर्ट किया, यहां पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आ रहा है, लेकिन यहां पर रिकॉग्निशन साइट कितनी है, 2, तो 2 जगह से कट लगेगा और जो बीच वाला सेगमेंट होगा उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखिए अब हम आगे चलते हैं। अगला है फेज मिड। फेज मिड, अगर फेज मिड की बात की जाए तो फेज मिड दो शब्दों से मिलकर बना है, बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड। किनसे मिलकर बना है? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज के रूप में लैम्डा बैक्टीरियोफेज या M13 बैक्टीरियोफेज यूज में ले सकते हैं। देखिए बैक्टीरियोफेज एक वेक्टर है, प्लाज्मिड एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टरों को आपस में मिलाकर हमने एक नया वेक्टर बनाया जिसका नाम क्या है? फेज मिड है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के रूप में लैम्डा बैक्टीरियोफेज और M13 बैक्टीरियोफेज का यूज किया जाता है। क्योंकि ये दो वेक्टर को मिलाकर एक नया वेक्टर बना है, इसीलिए इस वेक्टर को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और क्या इस वेक्टर का नाम हो सकता है? हाइब्रिड वेक्टर। हाइब्रिड वेक्टर हो सकता है। ठीक है, जैसे ये कितने डीएनए को खंडों को इंसर्ट करवा सकता है? तो 25 से 40 केबी के डीएनए खंडों को अपने अंदर इंसर्ट करवा सकता है। अगर मैं फेज मिड के एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल आएगा क्या? पी ब्लू स्ट्रिप सेकंड केस, पी ब्लू स्ट्रिप सेकंड केस, ये इसका एग्जांपल है। फेज मिड की बात की जाए तो 25 से 40 बेस पेयर के डीएनए, किलो बेस पेयर के डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। ये बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड से मिलकर बना है। बैक्टीरियोफेज में लैम्डा बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, M13 बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। जो कि दो वेक्टर के मिलने से एक वेक्टर बना है, इसे रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? पी ब्लू स्ट्रिप सेकंड केस। अब बात करते हैं कोस्मिड की। देखिए अब बात करते हैं कोस्मिड की। कोस्मिड की बात की जाए तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कोस प्लस मिड। ठीक है, तो कोस आगे कोहेसिव साइट, जिसे हमने क्या बोला था? कोस साइट बोला था। क्या बोला था? कोस साइट या कोहेसिव साइट बोला था। कोस साइट या कोहेसिव साइट किसकी? लैम्डा फेज की। प्लस प्लाज्मिड तो है, प्लस प्लाज्मिड तो है। तो ये दो वेक्टर से मिलकर बना है, एक कोस साइट ऑफ लैम्डा फेज, एक प्लाज्मिड से मिलकर बना है। तो ये कैसा हो गया? ये रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड हो गया। रिकॉम्बिनेंट या इसे क्या बोला था? हाइब्रिड वेक्टर हो गया, जो कि 30 से 45 केबी के डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, यहां पर क्या पाई जाती है? कोहेसिव साइट है, कोस साइट पाई जाती है किसकी? लैम्डा फेज की, प्लस प्लाज्मिड से मिलकर बना। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड वेक्टर इसे बोल सकते हैं। ये 30 से 45 केबी के डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट करने की क्षमता को बनाए रखता है। तो ये हो गया कोस्मिड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अगले वेक्टर यानी वायरल वेक्टर की। जब वायरस का यूज वेक्टर के रूप में किया जाए, जब वायरस का यूज किसके रूप में किया जाए? वेक्टर के रूप में किया जाए। या वायरस के डीएनए का यूज किसके रूप में किया जाए? वेक्टर के रूप में किया जाए। जैसे अगर मैं प्लांट वेक्टर की बात करूं,
प्लांट वायरल वेक्टर की बात करूं तो प्लांट वायरल वेक्टर के रूप में कौन कौन से वायरस यूज में लिए जा सकते हैं? तो एक आएगा कौन सा? टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। और एनिमल वायरल वेक्टर की बात करूं कि एनिमल वायरल वेक्टर में कौन कौन से वायरस का यूज किया जाता है? तो एनिमल वायरल वेक्टर में कौन कौन से? एडिनो वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, यूज किया जाता है। देखिए वायरल वेक्टर का मतलब है वायरस को वेक्टर के रूप में यूज करना है, वायरस के डीएनए को वेक्टर के रूप में यूज करना है। जैसे प्लांट वायरस कौन कौन से जिन्हें वेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं? तो टोबैको मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। एनिमल की बात की जाए तो एडिनो वायरस और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, वायरल वेक्टर के बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। देखिए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है, यानी ये आर्टिफिशियल है। पहली बात साफ स्पष्ट जो नाम है वही है, आर्टिफिशियल है। और जो डीएनए, जो इंसर्ट डीएनए करना है, डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, वो जो ज्यादा केबी का डीएनए है वो इसके द्वारा हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये पहली बात आर्टिफिशियल। दूसरी चीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इनका यूज किया जाता है। या यूं बात करूं तो ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं BACS की, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YACS की यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, MACS की मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जितने भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये हाई डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात की जाए तो ये 100 से लेकर 300 केबी के डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात की जाए तो ये 300 से लगभग 1000 केबी के डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात की जाए तो 2000
केबी से ज्यादा डीएनए, या अपने 2 MB भी बोल सकते हैं, से ज्यादा डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। इनका यूज कहां किया जाता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में या ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग में इसका यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, हम यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स की स्टडी कर रहे थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स की स्टडी कर रहे थे, जिसमें पहला टूल था एंजाइम, दूसरा टूल क्या था? दूसरा टूल था वेक्टर, तीसरा टूल था डिजायर्ड डीएनए, और चौथा टूल था होस्ट सेल। हम अब तक एंजाइम कंप्लीट कर चुके हैं, वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं, डिजायर्ड डीएनए कंप्लीट कर चुके हैं। अब नंबर 4 पर होस्ट सेल की बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं होस्ट सेल की। अगर होस्ट सेल की बात की जाए तो होस्ट सेल का यूज जो किया जाता है वो क्लोनिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है। होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है, और एनिमल सेल भी हो सकती है। ठीक है, होस्ट सेल का यूज क्लोनिंग के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया, प्लांट सेल या एनिमल सेल हो सकती है। अब हम यहां से जो वेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। द वेक्टर्स कॉमनली नीड फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम्स आर। ह्यूमन जीनोम्स की सीक्वेंसिंग के लिए किस वेक्टर की नीड होती है? हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की नीड होती है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की नीड होती है। जैसे पहला ऑप्शन है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बिल्कुल इसकी रिक्वायरमेंट होती है। M13 तो बैक्टीरियोफेज है। PBR 322 वेक्टर है। P फॉर प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, प्लाज्मिड जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बनाया, बिल्कुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी यानी कॉलेज लेक्चरर बॉटनी 2020 में आया क्वेश्चन सेम है। ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए जो हम किस या ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी में यूज करने के लिए, वो वेक्टर कौन सा है? पीबीआर 322 नहीं, पीयूसी नहीं, कोस्मिड नहीं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो कौन सा आएगा? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आए हैं।
देखिए ये दोनों क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बोर्डिंग 2016 में आए क्वेश्चन है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो कितने डीएनए को कैरी कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ईस्ट क्रोमोसोम जो है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो 300 से 1000 केबी के डीएनए को कैरी भी कर सकता है और उसकी क्लोनिंग भी कर सकता है। 20 केबी तो बिल्कुल नहीं, 25 केबी भी नहीं, 200 केबी भी नहीं, उत्तर क्या जाएगा 1000 केबी। ठीक है, कोस्मिड कितने वेक्टर को क्लोनिंग कर सकता है और उसे अपने आप अंदर कैरी कर सकता है। अगर मैं कोस्मिड की बात करूं तो कितना था, 30 से 45 केबी, यही था। 10 केबी गलत, 20 केबी गलत, 100 केबी गलत, 40 केबी सही उत्तर आ जाएगा। थैंक यू।